हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूँ आपकी मास्टर गर्ल और आप मुझे देख रहे हैं रॉयल आयुर्वेद पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वस्थ व्रत के चैप्टर रात्रिचर्या की, जिससे क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं बनता, बनेगा तो क्या बनेगा वो मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए आज हम रात्रिचर्या को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने नोट्स में आयुर्वेद वाला पोर्शन कवर किया है, उसके बाद मॉडर्न पोर्शन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रात्रि भोजन विधि एवं स्वास्थ्य। तो भोजन का समय क्या है। रात्रि का भोजन हमेशा सूर्यास्त के तुरंत बाद करना चाहिए अथवा प्रथम प्रहर यानी प्रदोष काल में सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले करना चाहिए। सही बात है, इससे शयन के समय तक अन्न का प्राथमिक पाचन सुचारू रूप से हो जाता है। ये कह रहे हैं कि भोजन का समय क्या होना चाहिए कि सूर्यास्त हो और उसके तुरंत बाद आप भोजन कर लो, और आपके सोने में और भोजन में 2 से 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों? ताकि आपका जो डाइजेशन है वो काफ़ी हद तक हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है भोजन की मात्रा और प्रकृति कैसी होनी चाहिए। रात्रि की बात कर रहे हैं, तो रात्रि का आहार हमेशा कैसा होना चाहिए। लघु होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, जो इजीली पच जाए, और मात्रा में दिन के भोजन की तुलना में तृतीयांश या आधा होना चाहिए। यानी सबसे पहले तो लघु होगा तो इजीली उसका पाचन होगा। सुपाच्य होना चाहिए, मात्रा उसकी दिन से आधी हो या 1/3 हो। राइट। ऐसा नहीं आपने दिन में भी उतना ही खाया है, रात में भी उतना खा रहे हो, नहीं। रात में उसकी मात्रा आधी कर दो या 1/3 कर दो। रात्रि काल में गुरु, अभिषेंदी और अत्यधिक शीत पदार्थ का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। देखो, गुरु को मना किया गया है। क्यों? डाइजेशन मुश्किल हो जाएगा। अभिषेंदी स्रोतस को ब्लॉक कर देगा। शीत पदार्थ का भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि कफ की वृद्धि करता है। दधी निषेध, ये वाली बात इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि रात को दधी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आयुर्वेद संहिता में स्पष्ट रूप से निर्देश है ना नक्तम, नक्तम मतलब रात्रि, दधी भुंजीत, रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। रात में स्वभाव से ही कफ दोष का प्रकोप होता है, इसीलिए यहाँ पर शीत को भी मना किया गया है। और दही अभिषेंदी तथा कफकर होने के कारण शरीर के सूक्ष्म चैनल्स को अवरोध कर देता है, जिससे कि ज्वर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्वचा रोग एंड वात कफ जन्य बीमारी उत्पन्न होती है। तो दही का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों? क्योंकि दही अभिषेंदी होती है, कफ को बढ़ाती है, जिससे हमारा त्वचा, ज्वर और वात कफ जन्य रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंध क्या है यदि रात्रि भोजन विधि पूर्वक ना किया जाए। ठीक है, तो जठर आग्नि मंद हो जाती है और शरीर में आम दोष की उत्पत्ति होती है। ये आम दोष आगे चलकर स्थौल्य, प्रमेय, अग्निमंद जैसी दीर्घकालिक बीमारियों का मूल कारण बनता है। अब जैसे आपको कहा गया है कि लघु और सुपाच्य भोजन करिए, लेकिन आप तो नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि माई लाइफ माई रूल्स वाला अगर आपने चक्कर शुरू कर दिया तो आपने क्या खाया? गुरु, स्निग्ध और दही, इन सारी चीज़ों का आपने सेवन किया, और आपने 2-3 घंटे का सोने के बीच में और खाने के बीच में टाइम गैप नहीं रखा, तो क्या हो जाएगा? आपके शरीर में आम दोष की उत्पत्ति हो जाएगी, यानी जो आपने खाना खाया है वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, जिससे आगे चलकर क्या होगा? स्थौल्य, प्रमेय और अग्निमंद जैसी बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएंगी। समझ आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं रात्रि शयन विधि एवं उचित समय। तो उचित समय क्या है? रात्रि के प्रथम पहर के अंत में या फिर द्वितीय पहर के प्रारंभ में, यानी 9 बजे से 10 बजे के मध्यम सो जाना उत्तम स्वास्थ्य के लिए आदर्श माना गया है। रात्रि का जो फर्स्ट पहर है उसके अंत में या सेकंड पहर जो है उसके प्रथम में सो जाना चाहिए। अब शयन की दिशा की बात करते हैं, तो पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना विद्या
एकाग्रता और ज्ञान की वृद्धि के लिए उत्तम माना गया है। दक्षिण दिशा की बात करते हैं तो दीर्घ आयु, दैसे दक्षिण, दैसे दीर्घ आयु, मानसिक शांति और त्रिदोष साम्यता के लिए दक्षिण दिशा में सिर करके सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोना पूर्णतः वर्जित है। याद रखेंगे कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोना पूर्णतः वर्जित है। पृथ्वी के भूचुंबकीय प्रभाव के कारण उत्तर दिशा में सिर रखने से मस्तिष्क में रक्त का दबाव बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव और अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो समझ आ गया है आपको कि कौन से में नहीं सोना चाहिए, कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। वैसे मुझे इससे एक बात याद आ गई है, जब 10th क्लास में थे तो वहाँ पर हमारे NCERT वाली बुक में हिंदी की यमराज की दिशा करके एक चैप्टर था, जिसमें कहा गया था कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोने चाहिए क्योंकि वो यमराज की दिशा है। तो यहाँ पर दक्षिण की तरफ पैर करने का मतलब है कि उत्तर की तरफ सिर होना। बात तो वही है, आपने कान ऐसे पकड़ लिया या ऐसे पकड़ लिया, बात वही है। तो दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, इसलिए उधर पैर करके नहीं सोने चाहिए, तो उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे मस्तिष्क में आपके सिर में दबाव बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव और अनिद्रा आपको हो सकता है। शयन मुद्रा, पोस्चर कैसा रहना चाहिए? आयुर्वेद में वाम कुक्षी यानी लेफ्ट लेटरल पोजीशन अर्थात बाईं करवट लेकर सोने का निर्देश है। वाम भाग में शयन करने से शरीर की सूर्य नाड़ी, पिंगला, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हमने तीन नाड़ी पढ़ते हैं स्वस्थ व्रत में। आगे के चैप्टर में योग में हम पढ़ेंगे। तो पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है, जिससे जठराग्नि प्रदीप्त रहती है और आमाशय की शारीरिक स्थिति के अनुकूल भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो इसमें बस एक शब्द आपको याद करना था कि वाम कुक्षी की तरफ यानी बाई करवट से सोने का निर्देश है। अब बात करते हैं निद्रा एवं स्वास्थ्य का संबंध क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये श्लोक भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, है ना बच्चों, ताकि आप इसे नोट्स में देखो तो आपको याद आ जाए कि इसे याद करना है। इसे याद आप कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है, आपसे वाइवा में भी पूछ लेगा और ये क्वेश्चन आ सकता है अगर रात्रि चर्या से क्वेश्चन आता है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आयुर्वेद में मानव जीवन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए तीन स्तंभ की परिकल्पना की गई है। वो त्रय उपस्तंभ क्या है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। क्या है वो? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार हम पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स में। अभी हम निद्रा की बात करें तो निद्रा के लिए क्या बोल रहे हैं? निद्रा आयतम सुखम दुखम पुष्टि कार्यम बलाबलम, बल अबल, ठीक है। वृषता क्लीबता ज्ञान अज्ञानम जीवितम न चा। अब ये क्या कह रहे हैं कि निद्रा आचार्य चरक के अनुसार मनुष्य का सुख दुख, शरीर की पुष्टि या कृशता, सुख दुख, पुष्टि या कृशता, शरीर का बल और अबल यानी दुर्बल, पौरुषत्व यानी वृषता और क्लीबता यानी नपुंसकता, तत्वों का ज्ञान और अज्ञान और स्वयं जीवन या मृत्यु, ये सब कुछ सम्यक यानी अगर आप सम्यक लोगे तो आपको फ़ायदा होगा, असम्यक निद्रा लोगे तो आपको ये नुकसान हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा? सुख होगा, पुष्टि होगी, बल होगा, वृषता होगा, ज्ञान होगा और आप जीवित रहोगे। अगर बात करें कि असम्यक निद्रा से क्या आपको हानि होगी? दुख, आप पुष्टि नहीं होगी आपकी, ठीक है, आप वो हो जाओगे, क्रश हो जाओगे, अबल हो जाएगा यानी दुर्बल हो जाओगे, क्लीबता यानी नपुंसकता, अज्ञान आपको हो जाएगा और नाचा यानी आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये 6 पॉइंट्स थे अच्छे और 6 थे बुरे, ठीक है, समझ आ गया होगा। ये वाला श्लोक आप याद कर लेंगे। अब आता है युक्त एवं अयुक्त निद्रा के प्रभाव। युक्त निद्रा मीन्स ऑप्टिमल स्लीप। जो व्यक्ति नियत समय पर संतुलित निद्रा लेता है उस शरीर में धातु साम्य बनी रहती है, ठीक है। अगर आप सही से निद्रा लोगे तो आपके शरीर में धातु की साम्य अवस्था बनी रहेगी और जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा? जो हम ऊपर पढ़ के आए वो तो होगा ही, उससे उत्तम स्वास्थ्य, कांति, शरीर बल, उत्साह, तीव्र स्मृति और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है।
अब अयुक्त निद्रा की बात करते हैं तो असम्यक, ठीक है, जो सम्यक नहीं है, खंडित है, यानी टूट टूट कर आधे आधे, कभी आपकी आँख खुल रही है बार बार, या फिर अधिक मात्रा में जो आप लेते हो, ऐसी निद्रा को अयुक्त निद्रा कहते हैं। ये शरीर के प्राकृत वेग और क्रियाओं को विकृत कर रोगों को जन्म देती है। समझ आ गया? युक्त मीन्स ऑप्टिमल, अयुक्त मीन्स इम्प्रॉपर स्लीप। अब हम बात करते हैं विभिन्न निद्रा विकृति के प्रभाव। ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये आपको याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं इसमें ये क्या बोल रहे हैं। रात्रि जागरण। विभिन्न निद्रा विकृति क्या होती है? रात्रि जागरण, कि रात में जागने से शरीर में रूक्षता आती है। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप लेट सोते हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? रात्रि जागरण। तो उससे क्या होता है? शरीर में रूक्षता आती है, जो सीधे तौर पर वात दोष को प्रकोपित करती है। इसके कारण पाचन तंत्र में विषमता, सिर दर्द, इंद्रियों में शिथिलता, मानसिक भ्रम उत्पन्न होते हैं, यानी पाथज रोग उत्पन्न होते हैं। रात में जागने से रूक्षता होती है। याद कैसे करोगे? रात से बात याद नहीं कर सकते, रात बात वैसे तो याद हो जाता है कि रात में जागोगे तो रूक्षता उत्पन्न होती है, और वात दोष, जब रूक्षता होगी तो वात को प्रकोपित करेगी, और जिससे आपका क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र में विषमता होता है, क्योंकि वात से विषम अग्नि होती है, इंद्रियों की शिथिलता, मानसिक भ्रम, सिर दर्द होता है। दिवा स्वप्न। अब आप रात में भी सो रहे हो और दिन में भी सो रहे हो, तो अब इससे सुनिएगा। दिन में सोने पर शरीर में स्निग्धता बढ़ती है, ठीक है, जिससे कफ और पित्त दोष का प्रकोप होता है। यहाँ तो वात दोष का हो रहा था, यहाँ पर दिन में सोने से क्या होता है? कफ और पित्त, अपोजिट कर दो एकदम। इसमें रूक्षता था, इसमें स्निग्धता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप श्रोतस अवरोध, यानी कफ वाले लक्षण आ जाएंगे, श्रोतस का अवरोध हो जाएगा, शरीर में भारीपन, सुस्ती, मोटापा, त्वक विकार होते हैं। इसका उपवाद क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैसे तो मैं जब ऋतुचर्या आपको पढ़ाऊंगी तब भी बताऊंगी कि ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना हानिकारक नहीं माना गया है, क्योंकि उस समय रात छोटी होती है और वात का संचय होता है, और गर्मी इतनी होती है, रूक्षता होती है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमारे शरीर में कफ रहे, क्योंकि कफ बल है और हमारा ग्रीष्म में बल इतना कम हो जाता है, तो हमें दिन में सोना पथ्य माना जाता है ग्रीष्म ऋतु में। तो समझ आ गया? ये वाली बात हमें समझ आ गई है। अनिद्रा की बात करें, अब ना आप दिन को ही सो पा रहे हो ना रात को सो पा रहे हो, इट्स कॉल्ड इंसोम्निया। मानसिक तनाव मोस्टली ये किस लिए होता है? स्ट्रेस, डिप्रेशन में जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, और या फिर वात वृद्धि के कारण नींद ना आने से शरीर में कमजोरी। देखो नींद क्या करती है, मैंने आपको बताया, बलाबलम वाला था, ज्ञान ज्ञानम वाला था, जीवितम नाचा वाला था, कार्श्य और क्लीबता, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमारी निद्रा सुख दुख दे रही है। तो अगर आप सो ही नहीं पा रहे तो शरीर में कमज़ोरी हो जाएगी, इंद्रिय दौर्बल्य हो जाएगा, इंद्रियों का अवसाद, आप डिप्रेशन में, जब आप नींद नहीं लोगे ना तो आपका कहीं मन नहीं लगेगा, ठीक है, तो डिप्रेशन में आप चले जाओगे। अब दूसरा केस आता है अति निद्रा, हाइपरसोम्निया, तामसिक प्रवृत्ति, ठीक है, सत्व रज तम, तम तो आपको पता ही है सुलाने का ही काम करता है। तामसिक प्रवृत्ति और कफ दोष के अत्यधिक बढ़ जाने से व्यक्ति बहुत सोता है, जिससे जठराग्नि नष्ट हो जाती है और प्रमेह तथा आलस्य जैसी व्याधियां उसे घेर लेती हैं। तो आप में कोई भी विकृति है उससे व्याधि उत्पन्न होती है। अब कहते हैं अकाल निद्रा, अनटाइमली स्लीप, आप कभी भी सो रहे हो, टाइम नहीं है फिर भी आप ले भाई ये पढ़ा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, समय से सोना है, समय से उठना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं अगर आप सही से स्लीप नहीं लेते हो। अकाल निद्रा में क्या है? बिना किसी निश्चित समय के, जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोना। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस किया जाता है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पर बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ तक कहा गया है कि सूर्यास्त के टाइम पर तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपना जो मन है वो रिलीजियस में मतलब रखना चाहिए, दुनियादारी छोड़ देनी चाहिए उस समय। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए, अकाल निद्रा कहलाता है, ठीक है।
यह शरीर की नैसर्गिक जैविक घड़ी यानी जो स्लीप साइकिल है उसको नष्ट कर शारीरिक और मानसिक व्याधियों को आमंत्रित करता है। देखो स्लीप साइकिल वर्क तो तभी करेगी ना जैसे आप अपनी बॉडी को बोलोगे, बॉडी आपकी वैसी ही हो जाएगी, राइट। बॉडी आपके अंडर में है। आपने क्या किया, आप सो गए हो शाम के 5 बजे, तो आपको रात की नींद कैसे आएगी, क्योंकि आपका तो अब साइकिल ये है कि आपको 5 बजे नींद आ रही है। तो आप इससे क्या होता है, आप अकाल सोने से आपकी निद्रा डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखिएगा ये वाली बात भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब मैं इसे लिखूँ क्या ना लिखूँ, मैं लिख देती हूँ, है ना। सुख निद्रा और विकृत निद्रा के आहार विहार क्या होता है। सुख निद्रा, अगर आपको बढ़िया नींद आती है तो इसके लिए बढ़िया नींद आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको दूध लेना चाहिए, महिष दुग्ध, शाली चावल, घृत, मधुर, स्निग्ध एवं तृप्तिदायक भोजन आपको लेना चाहिए। विहार क्या करना चाहिए, सोने से पहले पाद अभ्यंग करना चाहिए, शिरो अभ्यंग करना चाहिए, सुखद एवं समतल शैया होनी चाहिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान और मधुर संगीत सुनते हुए सो जाइए। विकृत निद्रा की बात करें तो विकृत निद्रा कब होती है, जब आप कटु, तिक्त, कषाय रस प्रधान आहार का सेवन करते हो, चाय कॉफ़ी पीकर या मद्य का अधिक सेवन करके सोते हो, उपवास करते हो, तो तब आपकी निद्रा विकृत हो जाती है। विहार की बात करें तो जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, क्रोध है, भय है, विषम शैया है, आपका जो बेड है उसी में मज़ा नहीं आ रहा, बेड चुभ रहा है आपके, ठीक है। रात्रि में फ़ोन, स्क्रीन, मोबाइल, टीवी का अधिक उपयोग करोगे तो आपकी निद्रा विकृत हो जाएगी। ये सब करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी निद्रा एकदम मस्त हो जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है कि सुख निद्रा के उपाय बताओ, ठीक है। सुख निद्रा कब होगी, जब आप दूध लोगे, शाले चावल लोगे, घृत, मधुर, स्निग्ध लोगे। अनुकूल विहार, ये सारी चीज़ें हैं। विकृत के लिए ये वाले रस, और चिंता करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, विकृत हो जाएगी। अब आयु अनुसार निद्रा की अवधि एवं आतुर अवस्था। बाल्यावस्था की बात करें तो यह जीवन का कफ प्रधान काल है, अतः शिशु और बच्चों के शारीरिक विकास हेतु 10 से 14 घंटे की निद्रा आवश्यक है। हमें पता है बच्चे ज़्यादा सोते हैं क्योंकि उसमें कफ की प्रधानता होती है। युवावस्था की बात करें तो यह पित्त प्रधान काल होता है। शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए 6 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है। वृद्ध अवस्था की बात करें तो वात प्रधान होता है। जब जहाँ वात प्रधान है वहाँ पे निद्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, तो जिससे शरीर की धातुएं क्षीण होने लगती हैं। इसलिए वृद्ध जनों में स्वाभाविक रूप से नींद कम यानी 5 से 6 घंटे हो जाती है। स्वस्थ व आतुर व्यक्ति में अंतर क्या है, स्वस्थ व्यक्ति अपनी प्रकृति और ऋतु के अनुसार निद्रा लेता है। इसके विपरीत आतुर बीमार व्यक्ति दोषों के शमन, ऊतकों में हीलिंग और शारीरिक बल की पुनः प्राप्ति हेतु सामान्य से अधिक विश्राम और निद्रा की आवश्यकता होती है। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जैसे एडल्ट के लिए कहा गया है कि 6 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई बीमार है, क्योंकि उसकी हीलिंग चल रही है और उसके दोषों का शमन करना है, उसकी बॉडी अभी क्षीण हो चुकी है बीमारी के कारण, तो उसके शरीर में इतनी जान नहीं है कि वो जाग सके, तो इसलिए उसे कहा जाता है कि आतुर को ज़्यादा सोना चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्वस्थ व्यक्ति। अब बात करते हैं असात में जागरण, स्लीप डिसऑर्डर्स की। तो असात में जागरण या अनिद्रा जैसी व्याधियों को दूर करने के लिए आयुर्वेद निम्नलिखित त्रिआयामी चिकित्सा पद्धति का निर्देश देती है। कौन कौन सी वो चिकित्सा है, सबसे पहले बाह्य शमन चिकित्सा, बाहर से जिसका चिकित्सा की जाती है, जैसे वात शामक तेल, तिल तेल, महानारायण तेल, क्षीरबला तेल द्वारा शिरोधारा, अभ्यंग, मूर्ध तेल, ये आपको 3rd ईयर में पढ़ने को मिलेगा। शिरो रोग में भी आपको बताया जाएगा ये, ठीक है। तो बाह्य शमन के लिए हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। तिल तेल याद कर लो कि तिल तेल से क्या होता है, शिरोधारा करते हैं, अभ्यंग करते हैं और मूर्ध तेल, ठीक है। इसके बाद अभ्यंतर क्या आप सेवन करते हो, मेध्य रसायन का, जैसे अश्वगंधा चूर्ण, जटामांसी, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, सर्पगंधावटी, इन सब का क्योंकि सर्पगंधा आपको पता है कि निद्रा जनन है। विथेनिया सोमनिफेरा, ये क्या है, निद्रा जनन है।
तो इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। दैनिक घरेलू विहार की बात करें तो रात्रि को सोने से पूर्व पैरों के तलवों में गोघृत या तिल तेल से पाद अभ्यंग करना, जो सीधे मस्तिष्क को शांत करता है। तो ये तो इन्होंने बता दी है कि जो हमारी चिकित्सा है, जो कोई आपको डॉक्टर बताएगा। अब जो घरेलू विहार आप क्या कर सकते हो कि सोने से पहले पैरों में मसाज करो तिल तेल से। इससे आपका जो माइंड है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है और आपको अच्छी नींद आ जाती है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मचर्या, अब्रह्मचर्या और रात्रिचर्या की। महत्व क्या है? आयुर्वेद में ब्रह्मचर्या को केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि ओज और बल की रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब्रह्मचर्या क्या है? गृहस्थ जीवन में रहते हुए ऋतुचर्या के नियमों के अनुसार मर्यादित एवं स्वस्थप्रद मैथुन को अब्रह्मचर्या कहा गया है। यह मानसिक तुष्टि और स्वस्थ संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? मानसिक तुष्टि के लिए और संतान उत्पत्ति के लिए ज़रूरी है अब्रह्मचर्या। आयुर्वेदीय काम शास्त्र एवं प्रसव स्वास्थ्य क्या कहती है कि आयुर्वेद के वाजीकरण तंत्र के अंतर्गत शुक्र धातु की शुद्धि और यौन स्वच्छता, सेक्सुअल हाइजीन का विस्तृत वर्णन है। ऋतु के अनुसार संभोग की आवृत्ति निर्धारित की गई है। जैसे शीत ऋतु में शरीर का बल ज़्यादा होता है और ग्रीष्म में कम होता है, तो ग्रीष्म में न्यूनतम कहा गया है और इसमें अधिक का बोला गया है। इसका मूल उद्देश्य उत्तम स्वास्थ्य, ओज की रक्षा, श्रेयसी, यानी मैंने आपको बताया था श्रेयसी संतान, जब मैंने आपको, अच्छा वो 3rd ईयर का टॉपिक है बच्चों, कोई बात नहीं है। पुंसवन संस्कार में मैंने आपको ये बताया था जब मैंने आपको गर्भ विज्ञान पढ़ाया था। अब हम बात करते हैं स्लीप एंड हेल्थ। इसमें मॉडर्न क्या एस्पेक्ट है? अभी तक जो मैंने बताया ये सारा आयुर्वेद एस्पेक्ट था और जो इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं स्लीप एंड हेल्थ की। ड्यूरेशन ऑफ स्लीप अकॉर्डिंग टू एज एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। सबसे पहले तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर स्लीप से क्वेश्चन आता है तो वो ये वाली चीज़ दे सकते हैं। अब न्यू बॉर्न 0 से 3 मंथ 14 से 17 घंटे सोता है। इन्फेंट 4 से 12 महीने वाला 12 से 16 घंटे। टॉडलर यानी जो लड़खड़ा कर चलते हैं वो 11 से 14 घंटे। प्री स्कूल वाले 10 से 13, स्कूल एज वाले 9 से 12, टीनेजर्स 8 से 10 घंटे, एडल्ट 7 से 9 घंटे, जो 65 ईयर से ज़्यादा होते हैं वो 7 to 8 आवर्स सोते हैं। आयुर्वेद व्यू क्या है कि हेल्दी स्लीप निद्रा इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द त्रियो उपस्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। स्लीप इन हेल्दी वर्सेस एलिंग पर्सन। मैंने आपको भी बताया था कि जब आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि स्वस्थ व्यक्ति से थोड़ा ज़्यादा आतुर को सोना चाहिए, क्योंकि उसका बल क्षय होता है, उसे धातुओं की पुष्टि चाहिए होती है, वो हील हो रहा होता है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं वो अब देखते हैं। स्लीप पीसफुली विदाउट फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस। उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। स्लीप इज़ हाईली फ्रेगमेंटेड और डिस्टर्ब। यहाँ पर जो बीमार व्यक्ति होता है उसकी स्लीप बार बार टूटती रहती है। वेक अप फीलिंग फ्रेश, रेजुवेनेटेड एंड एनर्जेटिक। जो हेल्दी पर्सन होता है जब वो सो के उठता है तो वो क्या एकदम फ्रेश होता है, एनर्जेटिक। और इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंट इनवॉलेंट्री अवेकनिंग ड्यूरिंग द नाइट। वो बार बार रात में जागता रहता है, जिसकी वजह से उसे परसिस्टेंट डे टाइम फटीग एंड मेंटल स्लगिशनेस, यानी उसकी नींद पूरी नहीं होती है जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि बार बार उसकी आँख खुल रही है तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है कि उसने नींद ली है, उसका मन संतुष्ट नहीं होता। सपोर्ट्स ऑप्टिमल मेटाबॉलिक फायर एंड गुड डाइजेशन होता है। अब नींद अच्छी नहीं है तो अच्छे से जो है उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। लीड्स टू सुपीरियर मेमोरी, क्लैरिटी एंड कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर तो एकदम बढ़िया मेमोरी है, तो इससे अपोजिट इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेमोरी अच्छी नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। मेंटेन स्ट्रॉन्ग रेजिलेंट इम्यूनिटी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहाँ पर डिप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा। डिले टिश्यू रिकवरी एंड प्रोलॉन्ग इलनेस कोर्स। समझ आ गया? तो ये डिफरेंस था। अब डे टाइम स्लीप एंड अलर्टनेस की बात करते हैं।
डे टाइम स्लीपीनेस एंड ऑप्टिमल अलर्टनेस। अब बात करते हैं डे टाइम स्लीपीनेस क्यों होता है, कॉज क्या है कि लैक ऑफ स्लीप, आप रात में सो नहीं पाई, हाई स्ट्रेस लेवल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, क्लिनिकल स्लीप डिसऑर्डर्स आपको कोई है, या फिर किसी भी चीज़ का, किसी भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स होता है कि वो आपको निद्रा लाती है, निद्रा जनन वो प्रभाव देती है। तो ये सारे आपके कॉजेज़ हैं। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कंसंट्रेशन आपका कम हो जाता है, रिड्यूस वर्क प्लेस परफॉर्मेंस आपका कम हो जाता है, एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। राइट, जब आप ड्राइव कर रहे होते हो और आपको नींद आती है तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या था, इसके कॉजेस थे और ये इसका इफ़ेक्ट होता है हमारी ज़िंदगी पर। ऑप्टिमल अलर्टनेस क्या होता है, अ सस्टेन स्टेट ऑफ बीइंग अवेक, मेंटली शार्प एंड हाईली अटेंटिव। ये क्या है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ तो इंसान स्लीपी फील कर रहा था, यहाँ एक बीइंग अवेक है, मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग है, शार्प एंड हाईली अटेंटिव, बिल्कुल अटेंशन के साथ है। इम्प्रूव बाई, कैसे आता है ये सारी चीज़ें, कैसे इंप्रूव होती हैं कि आपने नॉक्चुरनल मतलब रात में आपने अच्छे से स्लीप ली है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज आप कर रहे हो, न्यूट्रिएंट डेंस डाइट, यानी आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एकदम भरपूर मात्रा में आपकी डाइट में है, एंड सिंक्रोनाइज्ड डेली रूटीन। ऐसा नहीं है आप कभी तो 6 बजे सो रहे हो, कभी आप 12 बजे सो रहे हो, तो नहीं, एक आपका डेली रूटीन एक सिंक्रोनाइज्ड वे में होना चाहिए, यानी कि हमारे ब्रेन को पता चलना चाहिए कि इस टाइम से ऑफिस जाना है, इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम सोना है, तो माइंड भी आपका उसी वे में प्रॉपर काम करेगा। फोर्थ बात करते हैं स्लीप डेप्रीवेशन, अ क्रॉनिक और एक्यूट स्टेट ऑफ फेलिंग टू गेट अ सफिशिएंट ड्यूरेशन और क्वालिटी ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल फंक्शन। स्लीप डेप्रीवेशन क्या होता है, अब इसमें सोचो कि डेप्राइव्ड का मतलब होता है कि कमी होना, ठीक है। तो आपकी जो स्लीप है क्रॉनिक है, तो लंबे समय से या फिर हाल फिलहाल में आपका क्या हो रहा है कि जो आपकी निद्रा है वो सफिशिएंट या तो ड्यूरेशन की नहीं हो पा रही है कि आपको 7 से 9 घंटे सोना है, जैसे एडल्ट्स के लिए कहा गया है, आप 7 से 9 घंटे ना सो के सिर्फ 5-6 घंटे सो पा रहे हो, तो वो हो गया स्लीप में कमी हो गई आपकी, डिप्राइव्ड हो गया वो। या फिर क्वालिटी, आप सो तो रहे हो 9-9 घंटे लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं हो पा रही है, आपकी बार बार आँख खुल रही है, या यूरिनेशन की वजह से आपकी आँख खुल रही है, या आपको डर लग रहा है, या फिर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या फिर आपको कोई बीमारी है, आपके शरीर में कोई पीड़ा हो रही है, वॉट एवर बी द कॉज ऑफ दैट, लेकिन आपकी जो स्लीप है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो उसमें आप क्या बता रहे हैं कि इसके प्राइमरी कॉज क्या है और इसके सिस्टमिक इफेक्ट्स क्या हैं। तो प्राइमरी कॉज लेट नाइट वर्क शेड्यूल्स एंड शिफ्ट ड्यूटीज़, जो रात की ड्यूटी करते हैं उनमें होता है। एक्सेसिव ब्लू लाइट मोबाइल यूज़ बिफोर बेड, जो ऐसा कहा जाता है कि रात में सोने से 1 घंटा पहले आपको फ़ोन साइड रख देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें से जो रेज़ निकलती हैं वो आपकी निद्रा को दूर कर देती है और माइंड को एक्टिव करती हैं, तो जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है या फिर क्रॉनिक आपको एंग्जाइटी है, अंडरलाइंग फिजिकल इलनेस और पेन, आपको कोई बीमारी है इस वजह से। सिस्टमिक इफेक्ट्स क्या होता है, इरिटेबिलिटी एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाते। इम्पेयर्ड मेमोरी कंसोलिडेशन, ठीक है, आपकी जो मेमोरी है वो आप चीज़ों को याद नहीं रख पाते। वीकेंड इम्यूनिटी पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है निद्रा का, ठीक है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाएगी। रिस्क ऑफ ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है। मैं पानी पी लेती हूँ, आप 1 मिनट रुको। अब हम बात करते हैं स्लीप एंड होस्ट डिफेंस, यानी कि ये इम्यूनिटी की ही बात कर रहे हैं। होस्ट डिफेंस क्या होता है, द बॉडीज इंट्रिकेट इंटरनल इम्यून एपरेटस डेडिकेटेड टू डिफेंडिंग अगेंस्ट पैथोजेंस एंड डिसीज वेक्टर्स, यानी
स्लीप से हमारी बॉडी हील होती है, तो जिससे हमारी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है। इम्यूनिटी क्या करती है, पैथोजन से और वेक्टर से लड़ती है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, द क्रिटिकल रोल ऑफ स्लीप क्या होता है, एनहांस इम्यून फंक्शन, प्रोमोट द प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ साइटोकाइन एंड टी सेल्स। तो एनहांस करती है इम्यून फंक्शन को, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। एडिक्वेट स्लीप क्या करती है, सेलुलर सिग्नल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है, रिस्पॉन्स टू एक्टिव पैथोजेंस, यानी कि जो भी हमारे बॉडी में पैथोजन है उन्हें फाइट करती है। सपोर्ट टिश्यू रिपेयर, ठीक है, रात में जब हम सो जाते हैं तो टिश्यू रिपेयर होता है। क्यों, ग्रोथ हार्मोन पीक ड्यूरिंग स्लीप स्टेजेस, इनिशियली स्ट्रक्चरल हीलिंग, ठीक है, हील होता है स्ट्रक्चर। इंक्रीज डिसीज रेजिस्टेंस, बिल्ड लॉन्ग टर्म सिस्टमिक बायोलॉजिकल रेजिलेंस, यानी कि आपकी जो रोग को नष्ट करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज होती है। पुअर स्लीप डायरेक्टली ट्रिगर रिड्यूस इम्यून सर्विलेंस, फ्रीक्वेंट एक्यूट इन्फेक्शन एंड स्लगिश वाउंड हीलिंग, यानी कि इससे क्या होता है, इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। फ्रीक्वेंट एक्यूट इन्फेक्शंस आपको होते रहते हैं, बार बार नज़ला हो गया, या फिर जैसे फीमेल्स में बार बार यूटीआई हो जाता है, इसका यही मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कम है। स्लगिश वाउंड हीलिंग, यानी जो आपका वाउंड हीलिंग है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, अच्छे से नहीं हो पाता, प्रॉपरली नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं ह्यूमन सर्केडियन टाइमिंग सिस्टम एंड रेगुलेशन। The human body uses a complex network to align physiological behavior perfectly with the environment 24 hours per day night cycle। देखो, 24 घंटे की दिन और रात की साइकिल होती है जिसे हम सर्कैडियन क्लॉक कहते हैं। अब इसकी लोकेशन क्या होती है, वैसे तो ये उधर फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं कि इट इज़ सिचुएटेड इन SCN suprachiasmatic nucleus within the hypothalamus of the brain। नहीं याद हो रहा, छोड़ो, हाइपोथैलेमस याद कर लो, कहाँ पर होता है, मास्टर सर्कैडियन साइकिल कहाँ पर होती है, इसकी लोकेशन हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। कोर फंक्शन क्या होता है, सर्व्स एज द सेंट्रल कमांड नोड दैट डिक्टेट स्लीप वेक टाइमिंग, कोऑर्डिनेट्स डेली हार्मोन सिक्रीशन पैटर्न एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हाइपोथैलेमस तो टेम्परेचर को मेंटेन करता ही है। उसके साथ साथ हमने ये और पढ़ लिया कि स्लीप वेक की टाइमिंग को ये कंट्रोल करता है कि कब सोना है कब उठना है। द सर्कैडियन रिदम क्या होता है, द नेचुरल 24 आवर साइकिल इन्फ्लुएंस हंगर, बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन लेवल एंड अलर्टनेस। देखो, वो सारी चीज़ें एक के बाद एक रिलेट होती हैं, कब आपको भूख लगेगी, कब आपका बॉडी टेम्परेचर कैसा रहेगा, हार्मोन्स का लेवल कब बढ़ना है कब कम होना है, अलर्टनेस कैसी रहनी है, वो सारी आपकी इसी साइकिल पर डिपेंड करता है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली सिंक्रोनाइज्ड एंड रीसेट बाय एनवायरमेंटल cues like sunlight, darkness and time daily behaviors। सबसे पहले तो देखो, सनलाइट है तो आपकी बॉडी अलर्ट रहती है, डार्कनेस है तो आपकी बॉडी में जो नींद वाले हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होना शुरू कर देते हैं, टाइम। और तीसरी बात है, ये दोनों तो फैक्टर्स हैं ही जो कि सबके लिए कॉमन है, लेकिन जो थर्ड फैक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी साइकिल के लिए वो है टाइमली डेली बिहेवियर्स। आपका डेली का बिहेवियर क्या है, अगर आप रोज़ 10 बजे सोते हो तो आपको रोज़ 10 बजे नींद आएगी, लेकिन अगर मैं हूँ, मुझे रोज़ 1 बजे सोने की आदत है रात में, तो मुझे 1 बजे ही नींद आएगी, क्योंकि वो मेरा बिहेवियर हो चुका है और मेरी बॉडी उसी तरीके से अब काम करती है। ठीक है, अब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि क्लिनिकल स्लीप डिसऑर्डर्स एंड पैथोलॉजीज क्या होती है। सबसे पहले आता है स्लीप एपनिया, अ सीवियर रेस्पिरेटरी स्लीप डिसऑर्डर वेयर एयरवे कोलैप्स कॉज ब्रीदिंग टू रिपीटेडली स्टॉप एंड स्टार्ट। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी स्लीप डिसऑर्डर है जहाँ पर एयरवे कोलैप्स हो जाता है, जिससे कि ब्रीथ स्टॉप हो जाती है और फिर से शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर परमानेंटली स्टॉप हो गई तो आपका क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका स्लीप एपनिया क्या होता है कि रेस्पिरेटरी स्लीप डिसऑर्डर वो ये होता है कि जिसमें आपका जो एयरवे है वो कभी कोलैप्स हो जाता है कभी खुल जाता है, तो जिससे आपका क्या होता है, ब्रीदिंग कभी रुक जाती है कभी स्टार्ट हो जाती है। सिम्टम्स क्या है, लाउड डिसरप्टिव स्नोरिंग, चोकिंग एपिसोड्स, ठीक है, मॉर्निंग हेडेक एंड एक्सट्रीम डे टाइम फैटीग, क्योंकि आपकी रात को नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको सांस नहीं आ रही है, खराटे लेते हो आप। डिसरप्टिव मतलब टूटे फूटे,
चोकिंग एपिसोड्स, आप बार बार आपको धक्का लग रहा है, चोक हो रहा है, आपका गला बंद हो रहा है, मॉर्निंग हेडेक, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो ही नहीं रही है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? क्रॉनिक हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड स्ट्रोक का रिस्क आपको हो जाता है। इंसोम्निया की बात करें तो परसिस्टेंट, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इनिशिएटिंग और मेंटेनिंग स्लीप डिस्पाइट हैविंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, आपके पास आप अच्छे बेड पर सो रहे हो, आप आराम से सो रहे हो, आपने फ़ोन भी रख दिया है 1 घंटा पहले, फिर भी आपको नींद नहीं आ रही, और ये ऐसा रोज़ होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इंसोम्निया, जिसका कॉज क्या होता है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जनरलाइज एंग्जाइटी, क्लिनिकल डिप्रेशन और हैवी कैफीन कंजम्पशन। अब आप ऐसा करो कि चाय पी के और आप सोने की कोशिश करो, तो इससे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ हो सकता है जो कैफ़ीन का इंटेक करके सोने की कोशिश करे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा थके होते हो, आपने चाय पी, आप तब भी सो जाते हो, तो देयर आर सम एक्सेप्शंस। सिम्टम क्या है? फ्रेगमेंटेड स्लीप, टूटी टूटी स्लीप होती है, वेकिंग टू अर्ली, आपको नींद ही नहीं आती, फिर आपको जागना ही पड़ता है। नॉन रिस्टोरेटिव रेस्ट, यानी वो मज़ेदारी वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड सीवियर डे टाइम इरिटेबिलिटी, अब आप पूरे दिन क्या रहोगे? इरिटेट रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, क्योंकि आपकी नींद ही पूरी नहीं हो रही। नार्कोलेप्सी, a chronic neurological disorder disrupting the brain ability to regulate sleep wake cycle normally। इसमें क्या होता है? नार्कोलेप्सी में ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करता है, जिससे आपकी जो स्लीप और वेक साइकिल वो सही से रेगुलेट नहीं हो पाती है। इसके सिम्टम्स भी वही हैं कि आप इरिटेबिलिटी आपको रहेगी, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, सडन डे टाइम स्लीप अटैक्स, दिन में आपको कभी भी नींद आ जाएगी, सीवियर डे टाइम स्लीपीनेस, आपको पूरा दिन झूमते रहोगे आप, एंड कैटाप्लेक्सिस, सडन मसल वीकनेस, आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। रेस्टलेसनेस लैग सिंड्रोम, अ सेंसरी मोटर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएटिंग एन इंटेंस इरेजिस्टिबल अर्ज टू मूव द लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, ये वाली चीज़ जब मैंने पढ़ी थी मैं सोच रही थी क्या ऐसा होता है। तो इसमें पता है क्या है कि सिम्टम्स डीप टिंगलिंग होती है, क्रॉलिंग्स होती हैं, अनकंफर्टेबल सेंसेशन विद इन द लेग्स, टिपिकली ये क्या है? एक्सासर्बेटिंग एट नाइट एंड ड्यूरिंग स्लीप ऑनसेट, मुझे नहीं पता, ये देख लो। इसमें ये होता है कि आपको ना ऐसा लगता है कि आपके पैर पर कुछ चल रहा है, कुछ तो है, तो या तो डीप टिंगलिंग, क्रॉलिंग या फिर अनकंफर्टेबल सेंसेशन आपको पैर में होते हैं, जिससे आपको अर्ज होती है कि आप अपना पैर हिलाओ। ये इस तरह का एक सिंड्रोम होता है, इसे कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आप चारों याद कर लोगे। अब क्या है सॉल्यूशन टू असत में जागरण? अरे ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है, ये आप एक बार देख लेंगे कि स्क्रीन क्या ये बोल रहे हैं। वो दिनचर्या रात्रिचर्या को करो, मसाज करो, ढंग से खाना खाओ, एकदम शांति रखो भाई, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, डिजिटल हाइजीन, 1 से 2 घंटे पहले फ़ोन छोड़ देना। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्य क्या होता है और अब्रह्मचर्य क्या होता है, एक बार देख लेना। अब इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, है ना, ये तो आप देख सकते हो, और मैं ऊपर पढ़ा के इतनी बार तो आ ही रही हूँ। रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, देख लेना है। सात्विक भोजन करना चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आराम से सो। ये आपका पूरा चैप्टर ये वाला कवर हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। मुझे लगता है रात्रिचर्या इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और हाँ, मैं ना इम्पोर्टेंट यहाँ लिख देती हूँ। एक तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आ रहा, इसका भी कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर उसका मन करेगा तो ये दे देगा कि बताओ साइकिल बताओ, लेकिन छोड़ देते हैं, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये तो आपने पढ़ा ही है, आयुर्वेद वाले पोर्शन में आ जाएगा ये भी ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट था। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स एकदम अच्छे हैं, आप इन पर बिल्कुल विश्वास कर सकते हो। एंड
इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आप अपने सिलेबस से इन्हें बिल्कुल मैच कर सकते हो। अब वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ आया है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे ही हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच।